आइए आज एक बेहद खास मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में होने शामिल हमारे स्टूडियो में इस वक्त जो न सिर्फ भारतीय बाजारों पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं बल्कि दुनिया भर के बाजारों की नब्ज़ भी बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं। मैक्रो फैक्टर्स यानी कि इकोनॉमी से जुड़े सभी आंकड़ों पर उनकी बहुत ही अच्छी ग्रिप है, लेकिन साथ ही कंपनियों की बैलेंस शीट और माइक्रो फैक्टर्स भी पढ़ने और पकड़ने में माहिर हैं। आइए मुलाकात करते हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मीर वोरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, शुरुआत पहले ग्लोबल मार्केट्स का, आजकल टॉक ऑफ द टाउन वही है सर। बिल्कुल। हाँ, तो सिंपल सा सवाल है सर, ये टैरिफ वॉर का जो डर है ये ख़त्म हो गया है, कम हो गया है या टला है? टला तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने 90 दिन की मोहलत दी है। एक मोहलत दी है कि भाई कुछ करेंगे 90 दिन में। कम तो हुई है डेफिनेटली। मेन चीज़ ये है कि ये सिचुएशन बहुत ही यूनिक है। ऑफ कोर्स टैरिफ्स तो इस तरह से कभी किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, तो वो तो एक उथल पुथल हो ही गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो रिस्क फैक्टर्स हम इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया में देखते थे, वो रिस्क फैक्टर अब यूएस में आ रहे हैं। राइट। पहले हम बोलते थे कि जब कोई क्राइसिस होती है तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वीक होती है। ये इस टाइम पे डॉलर वीक हो रहा है। पहले ये क्राइसिस होती थी कि इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता था करेंसी वीकनेस से और कमोडिटी प्राइसेस से। अब टैरिफ और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से यूएस में इन्फ्लेशन की बात हो रही है। पहले हमारे बॉन्ड्स ठुक जाते थे, आजकल यूएस के बॉन्ड यील्ड्स ठुक गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है माहौल में, सिचुएशन में 180 डिग्री का जो मैं कहूँगा डिफरेंस है, वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्राइसिस हो रही हो और आरबीआई लिक्विडिटी फ्लड करे और रेट काटे। ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है। तो बिल्कुल जो इमर्जिंग मार्केट की मजा आ रहा है मुझे देख देख के, मजा आ रहा है। अमेरिका को भी समझ में आया कि बिल्कुल। जब हमारे साथ होता था उनको हमारे दर्द का क्या बिल्कुल। पता। तो ऐसी कोई क्राइसिस होती तो इंडिया डरा रहता था। आरबीआई बिल्कुल टाइट रखता था करेंसी के लिए, लिक्विडिटी टाइट रखेगा करेंसी में। बट ये टाइम पे आरबीआई इज आल्सो फ्रंट फुट, कि भाई हम लिक्विडिटी देंगे, ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन का इंडिया में प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम क्यों उसका बॉदर करें। तो ये सिचुएशन काफ़ी यूनिक हो रही है और मुझे लगता है कि इंडिया का जो रिलेटिव प्लेसमेंट है वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिकली नॉन अलाइंड जो है, सब हमारे दोस्त हैं, उसकी वजह से एक स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में जो नहीं है वो भी बनना चाहता है। बिल्कुल। तो सर, क्या मौका है भारत के लिए वाकई में कि अमेरिका और चीन की लड़ाई में दो बंदर लड़ रहे हैं तो हमें फ़ायदा मिल जाए सर? डेफिनेटली फ़ायदा है, क्योंकि हमने पहले से ही एक न्यूट्रल स्टांस रखा है। जब यूक्रेन की वॉर हुई तो फिर भी हम रशिया से कांटेक्ट में रहे, ऑयल खरीदा हमने। चाइना के साथ हमारे इतने सारे इश्यूज हैं, फिर भी हमने ट्रेड चालू रखा है। चाइना के साथ अभी भी हमारा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी है। तो हमने एक अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एसेस करके एक बैलेंस बना के रखा है रिलेशनशिप में, ना इस तरफ या उस तरफ, और उसका भी हमें फ़ायदा हो रहा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा अभी दुनिया को ये हो रहा है कि दुनिया की नज़र में भारत को ये हो रहा है कि हमारी जो फंक्शनिंग, जैसे भी कहे, डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह है, वो तो यूएस से भी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। करेक्ट। क्योंकि यूएस ने सडनली आके सारे रूल्स चेंज कर दिए हैं। काय की डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, काय की फ्री ट्रेड। हाँ। तो मेरे ख्याल से भारत की सिचुएशन रिलेटिवली एक नॉच ऊपर गई है। उसका डेफिनेटली हमें फ़ायदा होगा। हमारा जो उद्देश्य यही है कि हम सेल्फ गोल ना करें। करेक्ट। फॉरेनर्स को हम ऐसी गलती ना कर बैठे हम सेल्फ गोल ही कर सकते हैं, बाकी सब कुछ अपने हाथ में है। चलो बहुत बढ़िया, ये आप बात आपने, तो इस लिहाज से, और सेल गोल तो हम करेंगे नहीं सर, इतने बुरे प्लेयर भी नहीं है ना। तो अब इस लिहाज से सर क्या लगता है हमारे बाजारों का भी बॉटम बन चुका है, वर्स्ट इज ओवर या वर्स्ट इज बिहाइंड अस? देखिए, ये ट्रम्प साहब 2 तारीख को जो उथल पुथल के, उसके पहले माहौल कैसा था कि जो सारी फैक्टर्स थे स्लो डाउन के, जो सितंबर से लेके हमने जो मार्च तक, फरवरी तक करेक्शन देखा और मार्च में बाजार ने रिकवर किया। करेक्ट। वो जो फैक्टर्स के जो कारण थे वो मेनली सिक्लिकल थे। सो आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट रखी थी, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा था सितंबर से लेकर जनवरी तक, तो ग्लोबल फ्लोज काफ़ी नेगेटिव हो गए क्योंकि डॉलर की तरफ, यूएस की तरफ पैसे जा रहे थे। आरबीआई ने लोन ग्रोथ पर भी काबू रखा था, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग नहीं हो रही थी। तो ये चारों फैक्टर मार्च ऑनवर्ड्स रिवर्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऑर्डरिंग अच्छी तरह से कर ली है, जो आउटस्टैंडिंग थी वो भी क्लियर कर रहे हैं। आरबीआई ने तो भरपूर लिक्विडिटी दे दी है, करेंसी स्ट्रांग है, और रिलेटिवली हमारी करेंसी तो और भी स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि चाइना और यूएस का भी युआन और डॉलर का जो है वो डिवैल्यूएशन का मामला चलता रहता है। उसके रिलेशन में हम और भी स्टेबल हैं। तो ये सारे जो नेगेटिव फैक्टर्स थे, वैल्यूएशन करेक्ट हो गए, तो वैल्यूएशन और सिक्लिकल फैक्टर्स थे वो सारे अंडू हो रहे हैं, सारे एक सिक्लिकल रिकवरी की ओर ले गए थे।
ये 2 तारीख का जो इवेंट हुआ उसकी वजह से वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है। मे बी इस वॉलेटिलिटी की वजह से हमारा शायद एक आध महीना जो है वो डिले हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि एंड गेम ये है कि जिस तरह से यूएस ने अपने आप को शॉक दिया है, तो वहाँ तो डेफिनेटली स्लो डाउन हो रही है। कोई बड़ा कॉर्पोरेट, कोई कंज्यूमर जो है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा नहीं, चाहे टैरिफ, क्योंकि 90 दिन तक तो वैसे भी अनसर्टेनिटी है, कोई बड़ा कॉल तो लेगा नहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह में। तो यूएस में डेफिनेटली स्लो डाउन होगी और इनके लिए आई थिंक एंड गेम यही है कि अल्टीमेटली अगेन लिक्विडिटी का फ्लड करना पड़ेगा और उसमें पैसे डालना पड़ेगा। उसमें ग्लोबल फ्लोज वापस आएंगे रिस्क एसेट्स में, और हमारे यहाँ भी जो हमने एफआई के फ्लोज नेगेटिव से कम नेगेटिव होते देखे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं इस साल में। बिल्कुल। और ये सिनेरियो भारत के लिए बेहतर है, और लोकल लिक्विडिटी तो ऐसे भी अच्छी है। तो ऐसे माहौल में जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी है और लोकल स्टेबिलिटी है, तो हमारा पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, बैलेंसिंग, अलोकेशन किस तरह से होना चाहिए? देखिए, अगर इक्विटीज़ में है तो ऑफ कोर्स अपने जो नॉर्मल बैलेंसिंग की वजह से जो एसआईपी है या रेगुलर फ्लोज है वो तो मेंटेन करना ही है। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी बड़ी है और करेंसी का इश्यू है ग्लोबली, तो मेरे ख्याल से थोड़ा गोल्ड में भी एसेट एलोकेशन हो सकता है। ओके। क्योंकि टिपिकली इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे लिक्विडिटी का फ्लड वगैरह होता है, तो स्टॉक्स तो अच्छा करते ही हैं, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट तो ठीक ही करेगा, लेकिन गोल्ड जैसे एसेट्स में भी फायदा हो सकता है। तो थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड में रखे। बाकी भारत में क्या पसंद है आपको? एक तरफ दो तरह से है। एक तरफ वो सेक्टर है जो ग्लोबल ट्रेड से जुड़े हुए हैं, घटते भी जोर से हैं और जैसे लगता है टैरिफ गया, बढ़ते भी जोर से हैं, तो मुंह में पानी आता है उनको देख। दूसरा, हमारे यहाँ बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं। आप किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना चाहेंगे, कैसे सेक्टर्स रखना चाहेंगे? सर्टनली। तो हमारा तो जब से हमने फंड शुरू किया है, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, तब से व्यू यही रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी के डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं वो ग्लोबल सेक्टर्स से बेटर करेंगे। ओके। ग्लोबल सेक्टर्स में क्या हो गया, आईटी हो गया, सम पार्ट्स ऑफ फार्मा हो गया, मेटल्स हैं, कमोडिटीज है, ऑयल एंड गैस है, ये सारे सेक्टर्स क्योंकि ग्लोबल डिमांड सप्लाई, स्टील, सीमेंट वगैरह है, वो सारे जो है वो ग्लोबल सप्लाई डिमांड से लिंक्ड होते हैं। तो उसमें हम ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे। तो ये हमारा रवैया पहले ही रहा है। लोकल में सिक्लिकल्स जो है, खास करके सबसे बड़ा जो सेक्टर है फाइनेंशियल्स का, उसके बारे में जैसे हमने बात करी कि आरबीआई का रवैया अभी काफ़ी पॉजिटिव हो गया है, लिक्विडिटी भरपूर दे रहा है और क्रेडिट ग्रोथ जो नहीं हो रही थी वो स्टिमुलेट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो अगर ऐसा माहौल रहा तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज फाइनेंशियल्स में खास करके बड़ी बैंक्स और बड़ी एनबीएफसीज हैं, उनको अच्छी तरफ से देख सकते हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि अब रिलेटिवली स्पीकिंग उनका माहौल अच्छा बन रहा है। दूसरा एक फाइनेंशियल्स का पार्ट है जो कैपिटल मार्केट लिंक्स और सेविंग्स लिंक्ड है, वो तो एनीवे हाई बीटा रहता है, तो बाजार अगर परफॉर्म करता है तो वो सेक्टर ज़्यादा बीटा की वजह से अच्छा कर सकता है। और सेकंड जो है, सारा जो इन्वेस्टमेंट्स लिंक्ड है, जो अगेन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों कोशिश कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो सेक्टर्स हैं, रिन्यूएबल्स में बहुत सारा काम हो रहा है, वो हाई ग्रोथ सेक्टर्स रहेंगे मेरे ख्याल से। तो ये सेक्टर्स भी अभी काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं और इनमें भी हम ओवरवेट हैं एज ऑफ नाउ। वंडरफुल, वेरी नाइस। अच्छा सर, अब एक बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए जो थोड़ा अनसर्टेन है, आप उस पर रोशनी डालें। नतीजे, सीजन शुरू हो चुका है, क्या लग रहा है आपको ये रिजल्ट सीजन और साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री, क्या ये बाजार की रफ्तार को बढ़ने से रोकेगी, पीछे करेगी, या न्यूट्रल सा रहेगा मामला? कैसे देख रहे हैं रिजल्ट सीजन आप? चलिए, तो रिजल्ट सीजन में ऐसा है कि जो मार्च क्वार्टर, जो फोर्थ क्वार्टर जो कहते हैं, उसके रिजल्ट्स वैसे भी मैं कहूँगा लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। सिंगल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन से, वो मेरे ख्याल से बाजार को भी पता है और ये डिस्काउंटेड है। जैसे हमने कहा कि लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट ने इलेक्शन की वजह से स्पेंडिंग कम करी थी, तो ये लास्ट जून 24 और सितंबर 24 में काफ़ी बड़ी तरह से ब्रेक लगी थी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, इसकी वजह से जीडीपी का स्लो डाउन आया था। अब जैसे हम जून 25 और सितंबर 25 में जाएंगे तो पिछले साल का एक लो बेस हमें फ़ायदा करेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी जो कंपनीज जो पिछले 6 महीने में अंडर परफॉर्म करी थी, जो खास करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिंक थी, एंड गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग कम होती है तो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी में भी इसका इम्पैक्ट आता है। तो जून और सितंबर क्वार्टर में वैसे ही लो बेस फेवर में है अपने, तो मेरे ख्याल से जून और सितंबर में के क्वार्टर में सीक्वेंशियली अपने को इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मतलब ये क्वार्टर तो थोड़ा मुश्किल से निकालना पड़ेगा, बट मार्केट हमेशा आगे देखती है, तो अनलेस एक्सपेक्टेशन से भी कम आया, एक्सपेक्टेशन कम ही है, एक्सपेक्टेशन से भी कम आया तो बाजार पे इम्पैक्ट हो सकता है। अगर सिंगल डिजिट निफ्टी का प्रॉफिट ग्रोथ होगा तो रिस्क एक ही बची है रिजल्ट्स की, बाकी रिस्क तो जनरली धीरे धीरे वैल्यूएशन की रिस्क काफ़ी हद तक निकल गई है। बराबर है। चलिए बढ़िया, तो माहौल थोड़ा बेहतर है, पैसा लगाने का वक्त है। बिल्कुल।
ठीक है मिहिर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच सर।